समाजवादी पार्टी का संगठन कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है। और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को इसलिए समर्थन दिया कि पिछले 5 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा विपक्ष है, वह भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करते हुए नज़र आता है। और ख़ासकर जिला पंचायत चेयरमैन के जब चुनाव हुए तो सतीश मिश्रा और बहन मायावती के तरफ से कहा गया, और बहन मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि समाजवादी पार्टी को हराना है और भाजपा को जिताना। हमारी नीतियां अलग हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियां अलग हैं। और मैं दृढ़ता के साथ बहुत ही मानता हूं कि समाजवादी पार्टी भी यथास्थितिवादी पार्टी है, अर्थात बदलाव विरोधी पार्टी है। पर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत देश में जो विपक्ष एग्जिस्ट कर रहा है, जो बना हुआ है, वो पूरी तरीके से नपुंसक साबित हुआ है। पूरे देश का जो दुखी पीड़ित जनमानस है, वो भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में हटाना चाहता है सत्ता से। हम लोग भी हटाना चाहते हैं भाजपा को सत्ता से। कि समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मणवादी ताकतें तो कमज़ोर हैं, परंतु सामंतवादी ताकतें, फ्यूडल फोर्सेस बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ जकड़न बना के बैठी हुई हैं। बहुजन आंदोलन पुनः एक बार पुनर्जीवित होगा, पर बहुजन समाज पार्टी पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मायावती और सतीश मिश्रा के नियंत्रण में होती तो ऐसा हो भी सकता था। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से आरएसएस मुख्यालय के नियंत्रण में है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष शाक्य। दोस्तों आज हमारे साथ हैं दद्दू प्रसाद जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और राष्ट्रीय संयोजक हैं सामाजिक परिवर्तन मिशन के। सर बहुजन आंदोलन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। मान्यवर कांसीराम जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया और आज भी उनके मिशन को लेकर चल रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से। तो चुनाव से पहले हमने सर से बात की थी, सर ने सपा को समर्थन दिया था। चुनाव परिणाम आज आ चुके हैं, तो हम सर से बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर, आज के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, सभी विषयों को लेकर हम सर से बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। जय भीम। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि 2022 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, तो इन चुनाव परिणामों पर आपका क्या कहना है, आप इन्हें कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः विपक्ष की कमजोरी और विपक्ष की नालायकी के कारण तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गुमराह करने में कामयाब हो गई है। अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगाह किया गया होता, ग्रास रूट लेवल तक कार्यकर्ता का नेटवर्क खड़ा करके उनको जागरूक करने का अभियान लगातार 5 वर्षों तक चलाया गया होता, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती थी। पर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत देश में जो विपक्ष एग्जिस्ट कर रहा है, जो बना हुआ है, वो पूरी तरीके से नपुंसक साबित हुआ है। इसलिए आज आवश्यकता है कि एक जुझारू और चरित्रवान, शीलवान और मुद्दों पर जो जनता के मुद्दे हैं उनके लिए लड़ने वाले विपक्ष की ज़रूरत है। और हम उसी कोशिश में लगे हैं कि एक कामयाब विपक्ष का, एक जुझारू विपक्ष का निर्माण किया जाए। सर 2022 में जैसा कि सपा के पक्ष में माहौल था, आपने भी सपा को समर्थन दिया था और सपा को वोट भी मिला, तो सपा सरकार बना पाने में क्यों सक्षम नहीं हो पाई? समाजवादी पार्टी का संगठन कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है। और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को इसलिए समर्थन दिया कि पिछले 5 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा विपक्ष है, वह भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करते हुए नज़र आता है।
और ख़ासकर जिला पंचायत चेयरमैन के जब चुनाव हुए तो सतीश मिश्रा और बहन मायावती के तरफ से कहा गया, और बहन मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि समाजवादी पार्टी को हराना है और भाजपा को जिताना है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में जिला पंचायत चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नहीं खड़े किए, जबकि 2 ज़िले ऐसे थे जहां बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से, उनके समर्थन से आधे से ज़्यादा मेंबर जीते थे। तो वहां पर भी उन्होंने पीठ दिखा कर के भाग गई और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का ऐलान किया। इससे स्पष्ट हो गया कि विधानसभा चुनाव में भी जो भी पिक्चर आएगी, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो समर्थन कर देगी, सरकार बनाएगी। पूरे देश का जो दुखी पीड़ित जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में हटाना चाहता है सत्ता से। हम लोग भी हटाना चाहते हैं भाजपा को सत्ता से। इसलिए एकमात्र विकल्प, कमज़ोर ही सही, तो समाजवादी पार्टी नज़र आती है। तो इसलिए हम लोगों ने 12 दिसंबर 2021 को एक सामाजिक परिवर्तन मिशन की लखनऊ में सेमिनार करके और ये फैसला लिया गया कि संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए, भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए तो समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया जाए। इससे एक फ़ायदा हमें और हुआ कि समाजवादी पार्टी के रंग ढंग को निकट से नज़दीक जाकर देखने का मौका मिला। तो हमें ये नज़र आया कि समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मणवादी ताकतें तो कमज़ोर हैं, परंतु सामंतवादी ताकतें, फ्यूडल फोर्सेस बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ जकड़न बना के बैठी हुई हैं। इसलिए सामंतवादी ताकतें भी भारत में, देखिए 3 ताकतें जो बदलाव विरोधी हैं, ब्राह्मणवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें और पूंजीवादी ताकतें, और ये तीनों ताकतें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये अंदर घुस कर के देखा गया कि समाजवादी पार्टी के अंदर सामंतवादी ताकतें कब्जा जमा के बैठी हैं और किसी भी प्रकार का सामाजिक बदलाव लाने के वो धुर विरोधी हैं। इसलिए चुनाव के बाद हमने ये तय किया कि समाजवादी पार्टी को, वैसे भी ये समर्थन हमारा चुनावी समर्थन था, हमारी नीतियां अलग हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियां अलग हैं, और मैं दृढ़ता के साथ बहुत ही मानता हूं कि समाजवादी पार्टी भी यथास्थितिवादी पार्टी है, अर्थात बदलाव विरोधी पार्टी है। वो सत्ता का बदलाव चाहते हैं पर व्यवस्था का बदलाव नहीं चाहते हैं। इसलिए समर्थन जारी रखने का औचित्य नहीं था और हमने समर्थन समाप्त कर दिया। और अब हम चाहते हैं कि इस भारत वर्ष के 2 महान पुरुष जिन्होंने बड़ा व्यापक संस्थागत स्थापना करने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया और भारत में लोकतंत्र की स्थापना किया। लोकतंत्र के रास्ते में, चूँकि लोकतंत्र और मनुवाद दोनों विरोधाभासी व्यवस्थाएं हैं। अगर लोकतंत्र रहेगा तो मनुवाद को जाना होगा, ब्राह्मणवाद को समाप्त होना होगा, लुप्त प्राय हो जाएगा। ब्राह्मणवाद सशक्त है, ताकतवर है, वो लुप्त प्राय नहीं होना चाहता है। कोई भी ताकतवर इंस्टीट्यूशन लुप्त नहीं होना चाहेगा, वो अपने को बचाना चाहेगा और अपने को एग्जिस्ट करना चाहेगा। तो ब्राह्मणवाद, मनुवाद भी अपने को बचाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। इसलिए अपने स्टेटस के हित में उन्होंने
लोकतंत्र को ख़त्म करने का फैसला लिया। और इसलिए उन्होंने ये 1940-42 से ही प्लानिंग बना के चली गई कि चुनाव वोटों की बजाय, जनबल की बजाय धनबल से होना चाहिए। तो वोटों के बजाय नोटों से होना चाहिए। और 50 साल तक भारत में चुनाव धनबल से, नोटों से होते रहे, और इसलिए लिहाजा वोट वाले हार जाते रहे और नोट वाले जीत जाते रहे। मानवर कांशीराम जी ही वो शख्सियत हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किए गए लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे उन्होंने। उनमें से एक तरीका है निर्धनों का सीमित साधन का मंत्र। भारत में व्यवस्था लोकतंत्र की स्थापित की गई ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा, अर्थात लोकतंत्र विरोधी ताकतों के द्वारा, कि चुनाव धन से होगा। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि निर्धनों के पास तो धन नहीं है, धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर और धनवानों को परास्त करके जो भी सत्ता इस बनेगी वह अनिवार्य रूप से धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। मानवर कांशीराम जी का मकसद तो निर्धनों का लोक कल्याण करना था, इसलिए उन्होंने नए तरीके खोजे। जो स्थापित तरीके थे उससे अलग हट करके तो उन्होंने कहा कि अगर निर्धनों का लोकतंत्र कामयाब बनाना है तो निर्धनों के छोटे छोटे साधन का हमें उपयोग करना होगा, और निर्धनों के छोटे छोटे साधन का उपयोग करके और धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो सत्ता निर्मित होगी अनिवार्य रूप से वह निर्धनों के ही काम आएगी, धनवानों के काम नहीं आएगी। लिहाजा लोगों ने कहा कि निर्धन के पास तो साधन ही नहीं है। तो मानवर कांशीराम जी ने जो प्रकृति प्रदत्त निर्धनों के पास साधन हैं उसको उन्होंने ध्यान दिलाया कि आपके पास धन नहीं है तो आपके पास 2 पैर तो हैं, आपके पास धन नहीं है तो 2 हाथ तो हैं, आपके पास धन नहीं है तो वाणी तो है, जीभ तो है। निकम्मा और नालायक समाज है मेरा, हजारों साल की अशिक्षा अज्ञानता के कारण वो बहानेबाज बहुत हो गया है। तो लिहाजा उसने कहा कि भाई इससे क्या होगा। तो मानवर कांशीराम जी ने 2 पैर और 2 पहियों से, साइकिल से, तो 4200 किलोमीटर साइकिल पर चल के नौजवानों में जोश भरने का काम किया कि आप अपनी बात अपने निर्धनों तक साइकिल के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं की उन्होंने और उससे भी मैसेज कन्वे करने को उपयोग किया गया। और उन्होंने वाणी का, गीत के, संगीत के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, तो दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं वो वाणी के माध्यम से हुई हैं। और भारत में इस बड़ी ताकत को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। मानवर कांशीराम जी ने इस बड़ी ताकत को उपयोग में लेके आए। और हाथ से वॉल राइटिंग हो सकती है, दीवार लेखन हो सकता है। तो वोट के साथ नोट मांगो अभियान, जो तिरुपति बालाजी में पैसा इकट्ठा है, शिरडी के साईं में पैसा है, और सोमनाथ मंदिर में पैसा इकट्ठा है, अरबों रुपया है वहाँ। और काशी के मंदिर में जो पैसा है ये निर्धनों का ही पैसा है। और निर्धनों का पैसा मठों में, मंदिरों में जा रहा है और पुजारी माला माल हो रहा है। तो मानवर कांशीराम जी ने ये तय किया कि उस पैसे को अगर डाइवर्ट किया जाए तो निर्धनों को जागरूक करके, चेतना पैदा करके
तो उनका स्वाभिमान का आंदोलन, उनका आज़ादी का आंदोलन, उनका अधिकार प्राप्ति का आंदोलन कामयाब बनाया जा सकता है। और निश्चित रूप से ये जब चीज़ें उपयोग में लाई गईं और ये तौर तरीके उपयोग में लाए गए तो भारत में 1990 के बाद बड़े पैमाने पर लोकतंत्र कामयाब होते हुए नज़र आया। एक चीज़ और जो मानवर कांशीराम जी ने ईजाद की कि लोकतंत्र विरोधी ताकतों के हित में है कि निर्धन अपना वोट बेचने की आदत पड़ जाए, वोट बेच डाले वो। तो मानवर कांशीराम जी ने इस पूरी परिस्थिति को पलट दिया। उन्होंने कहा कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। लोकतंत्र विरोधी ताकतों ने कहा कि ये शराब की पौवे के बराबर है, 2 रुपए के बराबर है आपकी वोट की कीमत। मानवर कांशीराम जी ने कहा कि नहीं, वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बिटिया बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायकवर आदमी को सौंपी जाती है। तो वोट बेचना बंद करो और जो ना माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। तो एक स्वाभिमान जागा और लोगों ने वोट बेचना बंद किया। जब वोट बेचना बंद किया तो निर्धन लोग भी जीतने लगे। बहन मायावती भी, उनके पिता आदरणीय प्रभुदयास जी ने डिपॉजिट के पैसे उनके नहीं दिए, तो डिपॉजिट का पैसा भी बहुजन समाज ने उनका लगाया, चुनाव लड़ाया। और हम जैसे सैकड़ों लोग जो मजदूरों के बच्चे थे वो भी जीतकर विधानसभा लोकसभा में पहुँचे। एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिशें हुई। अपेक्षित बदलाव नहीं लाया जा सका, ये बात सही है, पर एक बड़ा बदलाव लाया गया। तो इसलिए मानवर कांशीराम जी के सोच को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। बहन मायावती ने मानवर कांशीराम जी की जो विचारधारा है, जो मिशन है, मिशन कांशीराम, उसको धत्ता बता दिया है, उसको धक्का मारा है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को भी धक्का मारा। और एक काल्पनिक जो असंभव है, सर्वजन कभी नहीं हो सकता, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकता है, शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है, वो असंभव फिलॉसफी लेके आई और लिहाजा परिणाम सामने हैं। तो इसलिए हम कोशिश में हैं कि मानवर कांशीराम जी की तौर तरीके से और मानवर कांशीराम जी के मिशन को पुनर्जीवित किया जाए। और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से हम गांव में जा रहे हैं और लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, भरोसा जम रहा है, तो बहुजन आंदोलन पुनः एक बार पुनर्जीवित होगा। पर बहुजन समाज पार्टी पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मायावती और सतीश मिश्रा के नियंत्रण में होती तो ऐसा हो भी सकता था। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से आरएसएस मुख्यालय के नियंत्रण में है और आरएसएस मुख्यालय के लिए अर्थात यथास्थितिवादी सांप्रदायिक शोषणकारी ताकतों के लिए बहुजन समाज पार्टी सामरिक महत्व की चीज़ रह गई है। उसका सामरिक महत्व है और इसलिए वो सस्टेन रखना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सस्टेन बनी रहे। वो समाप्त होती है अगर, तो नया आंदोलन खड़ा हो सकता है और नया परिवर्तन का आंदोलन प्रखर हो सकता है। इसलिए नया आंदोलन ना हो सके तो ये यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के हित में है कि धोखेबाज विपक्ष सामने खड़ा रहे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि मानवर कांशीराम जी के मिशन को पुनर्जीवित किया जा सके। समाजवादी पार्टी से अब कोई उम्मीदें नहीं जनता को बची हैं। समाजवादी पार्टी को भी सामंतवादी ताकतों ने लकवा मार दिया है और उसके अंदर भी जो वोट की बिकवाली बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत की थी,
ये अब दूसरे और जो दलित पिछड़ों के दल हैं उनमें भी ये बीमारी लग चुकी है। भाजपा खुलेआम इकट्ठा हुए वोटों को बेचती हुई नज़र आती है। संजय निषाद की निषाद पार्टी खुलेआम इकट्ठा हुए वोटों को बेचती हुई नज़र आती है। और अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल है उसने बोली लगा करके इकट्ठा हुए वोटों को बेचा है। बहुजन समाज पार्टी तो इस बहन मायावती इकट्ठा हुए वोटों को बेचने की उद्गम है, जननी है इस फिलॉसफी की। तो इसलिए नया सशक्त ऊर्जावान जुझारू विपक्ष की आवश्यकता है देश में। तो सर आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी जीवित नहीं हो सकती, अब सपा में भी वो बीमारी लग चुकी है, तो अब बहुजन राजनीति का भविष्य क्या है? बहुजन राजनीति को पुनः ग्रास रूट पे जाना होगा। निकम्मे नालायक लोग हैं जो परिश्रम से बचना चाहते हैं, वो समाज का और कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ते हैं कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता है। ये एक बेबुनियाद बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज के जो अपने प्रकृति प्रदत्त बल हैं उनका उपयोग करना होगा। परिश्रम का बल प्रकृति प्रदत्त है हमारे पास, हमारी संख्या बल ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास परिश्रम बल ज़्यादा है, हमारे पास नैतिक बल है, चरित्र बल है, हमारा जो डिज़ायर है, हमारी जो चाहत है वो औचित्यपूर्ण है। मनुवाद की जो चाहत है वो अनौचित्यपूर्ण है और संविधान विरोधी है। हमारी जो चाहत है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, वो उसका पूरी तरीके से मानवतावादी औचित्य है। इसलिए हमारा जो विचार है, हमारा जो मिशन है वो महान है, उच्च है, श्रेष्ठ है और हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमारे पास जो और प्रकृति प्रदत्त ताकतें हैं उनका उपयोग करके हम पुनरुत्थान की दिशा में बहुत ही हौसले के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं आज ही पूर्वांचल के दौरे से लौटा हूँ। बड़े पैमाने पर लोगों में इस उम्मीद के लिए जगह है कि मानवर काशीराम जी के मार्ग पर चलकर, चूँकि 20 साल से भटकाया गया कि काशीराम की फिलॉसफी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अप्रासंगिक हो गई है, बहुजन नहीं अब सर्वजन चलेगा। इससे बड़ा अब ये साबित हो गया है कि सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। बहुजन समाज ही सच्चा है और अधिकार मिलना पक्का है, सत्ता मिलना पक्का है, मुख्यमंत्री बनना पक्का है, प्रधानमंत्री बहुजन फिलॉसफी पर बनाया जा सकता है। तो इसलिए संभावनाएं ज़्यादा हैं।